हेलो बच्चों, कैसे हो? शायद अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो अपने जो चैप्टर है कौन सा है? ग्रेविटेशन। उसी में अपन चल रहे हैं आगे। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं अपन अपनी कहानी को। करें, पुरानी बातें शायद याद होंगी आपको। तो उसी में चैप्टर के आगे वाला पार्ट है अपने पास में सैटेलाइट मोशन, हिंदी में उपग्रह की गति या उपग्रह, एक ही बात है। इसके पहले वाले लेक्चर में थोड़ा गेप हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए 4-5 दिनों का पढ़ा था। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, याद करो थोड़ा सा पुरानी बातों को। उसमें देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की सतह से किसी ऊंचाई पर अगर अलग अलग स्पीड से अपन क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो अगर याद आया हो तो फर्स्ट नंबर कंडीशन अगर आपको आ गई हो याद, इस तरह से डायग्राम बनाया था। ये अपनी क्या है, एक अर्थ है। अगर अर्थ पे से किसी ऑब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। स्पीड कैसी होती है? बिलो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आ रही हो याद तो थोड़ी बातें, तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड इलिप्टिकली पाथ में दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, गति। आया कुछ याद? नहीं आया? बस ऐसे ही अगर स्पीड आपकी कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाए इस जगह से, तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो अराउंड अर्थ एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मोशन करता है। कुछ बातें बताई थी अपन ने वहाँ पुरानी, आ गई होंगी याद। उन्हीं चीज़ों पर अपन यहाँ आगे चलेंगे। चलो इस बात को तो छोड़ते हैं अपन, यहाँ पे चलते हैं आगे। तो देखो इधर अपना टॉपिक है सैटेलाइट मोशन। तो पहली बात तो ये है कि भाई सैटेलाइट्स यानी उपग्रह क्या होते हैं, क्या होते हैं। चलो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, ऐसी कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, बड़े आराम से याद हो जाती है। एक हेवियर ऑब्जेक्ट होता है जो किसी दूसरे हेवियर ऑब्जेक्ट के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मोशन करता है, उसके चारों ओर घूमता है। यानी एक भारी पिंड किसी दूसरे भारी पिंड के चारों ओर अगर एक वृत्ताकार पथ में गति करे तो उसे क्या कहते हैं अपन, सैटेलाइट। सही है ना? हेवियर ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे हेवियर ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या करना है, घूमना है, तो आपका क्या हो जाएगा, सैटेलाइट बन जाएगा। जानते ही अर्थ है, तो अर्थ कंपैरिजन में किसके, सन की क्या है, सैटेलाइट है, क्योंकि ये उसके अराउंड घूम रहा है बेचारा। मून अपने चंदा मामा जानते ही हैं, वो अर्थ के अराउंड क्या करते हैं, घूमते हैं। तो वो अर्थ का चलिए अपने लिए क्या बन गया, सैटेलाइट्स बन गया। समझ गए? अब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, और वैसे तुम समझदार हो यार, जो मैंने लाइन बोली है अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी एक हेवियर भारी पिंड दूसरे भारी पिंड के चारों ओर घूमे, और घूमने का काम तो तुम खुद भी खूब करते हो, किसी के चारों ओर दुनिया भर में किसी के भी चारों ओर घूमते रहते हो। ये तुमको भी पता है क्यों घूमते हैं, सबको रीज़न पता है, आगे बताने की जरूरत नहीं है। सेम वही कहानी यहाँ पर घूमने के लिए। सही बात है। चलो अब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये अपने पास में दो तरह के होते हैं। सही, पहला कौन से, नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल को हिंदी में अपन जानते हैं क्या कहते हैं, प्राकृतिक उपग्रह। जैसे पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया, और भी दुनिया भर के हैं, ये नेचर में प्रेजेंट हैं। इनको किसने घुमाया ये तो कोई नहीं जानता, ऊपर वाला जानता है, भगवान। ये कैसे कहाँ से लाया, कैसे घुमाया, कोई जानते हैं। ये जानते हैं कि घूमते क्यों हैं, लेकिन कहाँ से आए, कैसे घुमाई, ये अपने पास आंसर नहीं है इन चीज़ों का। ये तो हो गए कौन से, नेचुरल। दूसरे होते हैं अपने पास में आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हिंदी के अंदर क्या हो गया अपने पास में, कृत्रिम उपग्रह। ऐसे हैं जिनको मेन मेड इंसान अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, बनाता है, और पृथ्वी के चारों ओर क्या कराता है, उसको घुमाता है। वो कौन से हो गए अपने पास में, कौन से बनेंगे, मेन मेड या आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब पहली चीज कि जितने भी सैटेलाइट्स हैं अपन बातें करें दोनों तरह से, आर्टिफिशियल के लिए भी और नेचुरल के लिए, तो इनके पीछे घूमने का कोई ना कोई कारण होता है। सही है ना? तो आपने कई लोगों ने पढ़ा होगा, बोर थ्योरी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन्स के रिवोल्यूशन वाली। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, बिल्कुल सेम वो की वही कहानी है। अगर देखें तो ये बोर थ्योरी से रिलेटेड के साथ में मिला जुला है, अंतर नहीं है, बस फॉर्मूलेज अलग अलग होते हैं वहाँ पे। यहाँ फॉर्मूले थोड़े से अलग आते हैं, क्योंकि वहाँ अट्रैक्शन फोर्स अलग होता है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, अलग होता है अपने पास में।
और दुनिया में किसी के भी पीछे जो तुम घूमते हो उसके पीछे भी जिम्मेदार कौन है? अपने पास में अट्रैक्शन आकर्षण बल ही होता है। अगर नहीं है तो तुम नहीं घूम सकते। तो पहले इसका घूमने का कारण देखते हैं अपन, और इसकी जो स्पीड है वो निकालते हैं अपन। चलो, तो ये अपन जानते ही हैं कि ये अपने पास में क्या होती है, अपनी अर्थ, हो बेचारी अपनी अर्थ। ये भी आपको पता ही होगा कि ये अर्थ का मास है m और ये इसकी रेडियस हो गई r। अब वो कहानी अपन नहीं जा रहे कि कैसे इसको ले जाते हैं, ऊपर घुमाते हैं, तो उसके लिए चीज़ पूरी फिर अलग से कहानी चाहिए। सबने देखा होगा टीवी में शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक रॉकेट होता है, फिर इसको पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाते हैं, फिर रिवॉल्व कराते हैं अर्थ के अराउंड। वो अपनी बातें नहीं है। अब अपन ने मान लिया कि इसके जो चारों ओर है ये कोई सेटेलाइट है, ये अपना डॉट 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 से क्या बना दिया अपन, एक पाथ बना दिया। ये सेटेलाइट इस अर्थ की जो सरफेस है इससे कितनी हाइट पर है, ये h पर घूम रहा है। सही बात है, पूरी लॉन्च वाली कहानी नहीं कर रहे हैं, सिंपल बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो सेटेलाइट अपने पास यहाँ पर कहाँ से, सेंटर से लेकर, तो ये कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू आर ई प्लस एच। शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका कुछ भी नहीं है, बार बार आर ई प्लस एच लिखो, इसकी जगह क्या लिख दो, सिंपल सा आर। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि घुमाने के लिए या घूमने के लिए जिम्मेदारी कौन सी होती है, तो 1000 बार तो मैंने भी कहा होगा, तुम भी जानते हो कौन सी बात, कि बिना आकर्षण के ना तुम घूम सकते हैं, हम मैं किसी के चारों घूम सकता। तुम भी आकर्षण में घूमते हो, मेरा तो खत्म हो गया। चलो, तो यहाँ पर ये उपग्रह जो है, तो उपग्रह के बीच में और पृथ्वी के बीच में क्या काम करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। सही है ना? तो जो आकर्षण बल है उसका फॉर्मूला अगर अपन लिखें यहाँ पर, तो कितना हो गया, जी एम ई एम अपॉन ये स्मॉल आर का स्क्वायर। डायरेक्शन सबको पता होती है, बताने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ होती है इसकी, टुवार्ड्स सेंटर। सबको पता है ये बात, 1000 बार लिखा हुआ है कि आकर्षण बल की दिशा हमेशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर। जी एम ई एम अपॉन कितना हो गया, आर ई स्क्वायर। किसके बीच में, जो सेटेलाइट है अपने पास यहाँ पर और जो अर्थ है उसके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। सही है। अब एक बात याद करो पुरानी, दुनिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो एक नई कहानी होती है, हर बार लिखा होगा कौन सा, एक फोर्स और काम करता है, कौन सा, याद करिए थोड़ा सा मायावती वाली कहानी। ये हो गया एफ सी एम वी जीरो स्क्वायर अपॉन आर। आया कुछ याद तो नहीं आया? ये कब लगता है, पहले भी कई जगह पे बहुत सारे टॉपिक्स में पढ़ा होगा। ये फोर्स केवल तभी काम करता है जब ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में घूमता है। और ये भी पढ़ा होगा कि ये जो फोर्स है अपने आप नहीं आता, ये किसी दूसरे फोर्स के द्वारा दिया जाता है। अपने आप नहीं आएगा, किसी दूसरे के द्वारा। तो यहाँ पर इसको जनरेट करने के लिए जो जिम्मेदारी है किसकी है, अपने पास में अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, उसकी वजह से ये प्रोवाइड होगा। अब ये जो v0 अपना लिखा हुआ है, ये इसकी क्या हो गई, ऑर्बिटल स्पीड। ये अपने पास में इसकी v0 पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, कक्षीय वेग हिंदी के अंदर, इंग्लिश में अपन जानते हैं ऑर्बिटल स्पीड। इलेक्ट्रॉन्स की भी होती है। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, जिस पाथ में ये घूमता है उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, ऑर्बिट। जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ये क्या है इसका, ऑर्बिट। इसे नाम लिख दिया तो ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय वेग। सही है, ये अपने पास सिंपल। अब पहले कहा कि ये तो अट्रैक्शन फोर्स है, ये अपने आप आता नहीं है, इसको प्रोवाइड करता कौन है यहाँ पर, ये। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में ये एफ सी है और जो ये एफ ए है, दोनों क्या होंगे, बराबर। बराबर करिए, बराबर करेंगे तो ये एम वी जीरो स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आर, इधर कितना हो गया, जी एम ई एम अपॉन में ये आर का स्क्वायर। बिल्कुल सही है, कुछ दिक्कत है इसमें नहीं है। एम एम मार दो, मारो यार, एक आर से आर मार दो, तो ये v0 का जो स्क्वायर बचेगा, ये जी एम ई अपॉन ये बच जाएगा अपने पास में, ये आर। सही है, अंडर रूट ले लो इसका आराम से, बड़े प्यार से। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये कितना बच जाएगा अपने पास में, सॉरी नहीं है,
जी एम ई अपॉन, ये अपने पास में क्या बच गया, आर। आर की वैल्यू अपने पास में कितनी है, तो वी जीरो इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, जी एम ई अपॉन में ये आर ई प्लस एच। बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। अब पुरानी कुछ बातें याद करो। ये ऑर्बिटल स्पीड का अपने पास में क्या है, फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, कमी नहीं है, सीख जब करेंगे अपन तो करेंगे सही। इन क्वेश्चंस के अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर ये एच की वैल्यू आपको दी जाएगी और ऑर्बिटल स्पीड आपसे पूछी जाती है। और कंसेप्ट याद होना चाहिए, कहीं भी सैटेलाइट घूमने के लिए तो ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए। अब कई जगह पर अच्छे क्वेश्चंस में क्या करेगा वो, इस फोर्स को चेंज कर देता है उसके रेस्पेक्ट में, फिर आपको ये ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है निकालनी। जब करेंगे जब देखेंगे खैर वो, अभी के लिए फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। लेकिन आपको पहले ही पता है, जनरली मैक्सिमम जो फॉर्मूले होते हैं वो जी एम ई की फॉर्म में नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते, तो वही जाने भाई, मैं भी कहता हूँ। एक वो फॉर्मूला बनेगा, कोई सवाल ना, याद करो स्मॉल जी के अंदर, तो बरसों पहले अपन ने पढ़ा हुआ है, शायद याद आ जाए। स्मॉल जी इक्वल टू कितना होता है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। सही है, स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, तो जी आर ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, जी एम ई। सही है, नहीं सही है। इस जी एम ई की जगह पर यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जी आर ई स्क्वायर क्या कर देंगे, प्लेस करेंगे यहाँ पर। चलो करो प्लेस, तो ये वी जीरो इस जगह पे, ये अंडर रूट तो है ही सही, यहाँ कितना आ जाएगा ये जी आर ई स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा ये आर ई प्लस एच। ये फॉर्मूला थोड़ा सा ज़्यादा काम में आता है, ऐसा नहीं है काम में कोई सा भी लो अपनी इच्छा के ऊपर है। जनरली क्यों, जी की वैल्यू क्या होती है, इसलिए आ जाता है। आर ई स्क्वायर को अपन ले सकते हैं बाहर, सही है। चलो अब इसमें से नीचे की साइड से आर ई अपन क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं यहाँ पर। तो ये वी जीरो इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर, और ये आर ई, और ये 1 प्लस एच अपॉन आर ई। है बिल्कुल, एक आर ई कॉमन ले लिया, एक आर ई से एक आर ई चला गया किसके पास, भगवान जी के पास। चलिए, तो ये वी जीरो आपके पास में कितना बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा ये जी आर ई, और ये 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये अपने पास क्या बन गया, ऑर्बिटल स्पीड का एक फॉर्मूला, जी आर ई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। अब जितने भी सेटेलाइट्स होते हैं, जितने क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये पर्पस आपको याद होना चाहिए, अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। देखा होगा गूगल मैप्स के अंदर सेटेलाइट से आपकी इमेज आती है, वेदर रिपोर्ट देखी होगी टीवी के अंदर आपने कई जगह पर। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका जो होता है, जानते हो संचार टीवी के चैनल्स वगैरह, उनके सेटेलाइट अलग अलग सेटेलाइट्स आपकी अलग अलग हाइट की होती है। सही है, कुछ नियर बाई अर्थ है, कुछ अर्थ से बहुत दूर है। तो जो नियर बाई अर्थ होंगे उनके लिए क्या होगा, जो एच है ये एच, ये वेरी वेरी लेस देन होगा आर ई से। यानी कि ये एच अगर बहुत छोटा है, जो सैटेलाइट नियर बाई अर्थ सरफेस क्या करते हैं, घूमते हैं। नियर बाई का मतलब ये नहीं कि अर्थ पे ही घूम रहे, थोड़ा सा 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, उसको नियर बाई बोलते हैं अपन। उस कंडीशन में अगर यहाँ आप लिखोगे 50, ये नीचे आएगा 6400 डिवीजन करेंगे तो वो छोटी सी एक क्वांटिटी आएगी। सही बात है। तो ये जो एच अपॉन आर ई है, इसे अपन अप्रोक्सीमेट कितना मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 0 मान सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या बचेगा, केवल जो वी जीरो बचेगा अपने पास में, वो बचेगा जी आर ई, ओनली जी आर ई। सही है, क्योंकि ये टर्म तो कितनी हो गई, 0 हो गई। अब अपन जानते ही हैं जी कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर ई कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। तो जो वी जीरो आता है ये अप्रोक्सीमेट आएगा 7.91 किलोमीटर पर सेकेंड। कई जगह 8 भी लिखा होगा, 8 जो भी है, अप्रोक्सीमेट याद होना चाहिए। तो ये उनके लिए है जो सैटेलाइट्स नियर बाई अर्थ क्या करते हैं, घूमते हैं।
उनकी स्पीड है 7.91 या अप्रोक्सीमेट कितनी हो गई 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ओनली एंड ओनली नियर बाई अर्थ सरफेस के। अब ऐसे सैटेलाइट कौन से होते हैं? तो जनरली इस तरह के सैटेलाइट जो होते हैं ये अर्थ के अराउंड एक दिन में अप्रोक्सीमेट 17 टाइम्स 17 बार अर्थ का क्या करते हैं रिवोल्यूशन। और ये जनरली काम में क्या आते हैं जासूसी करने में काम में आते हैं। देखा होगा आपने मूवी अगर याद हो परमाणु देखी हो थोड़ी सी, तो उसमें यूएस वाले इंडिया के ऊपर क्या करते हैं भाई सैटेलाइट क्या करते हैं नजर रखते हैं। ये उस तरह के सैटेलाइट्स होते हैं जो जासूसी करने के लिए पर्पज में काम में ज़्यादा आते हैं। सही है। इनकी हाइट अप्रोक्सीमेट 100 200 300 के आसपास ही रहती है जो अर्थ के अराउंड घूमते हैं। तो ये अपने पास ऑर्बिटल कक्षीय वेग का क्या बन गया फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये कोई सा भी एक जो आपको अच्छा लगे याद हो जाना चाहिए। ये हो जाए अच्छी बात, ये हो जाए और भी अच्छी बात है, ये तीनों हो जाए तो मजा आ जाए। और निकालने में 2 मिनट लगते हैं। दोनों फोर्स को इक्वेट करिए, इक्वेट करते सोल्व करते आपको क्या दिख जाएगा अपना आंसर दिख जाएगा। सही है ना। बड़े आराम से निकाले जा सकते हैं। समझे कुछ? तो ये जो डेरिवेशन है खैर जो याद भी होना चाहिए था नहीं याद होना चाहिए। और ये जो पूरे फॉर्मूलेज हैं ये भी अपने को याद होने चाहिए। ये किसका था ऑर्बिटल स्पीड का याद होना चाहिए। रीजन क्या है घूमने के पीछे? जितने भी सैटेलाइट्स हैं अपन अर्थ की बातें करें मून की बातें करें नेचुरल आर्टिफिशियल कोई सा भी हो सबके घूमने के पीछे एक ही कारण है। इनके बीच में क्या काम कर रहा है अट्रैक्शन आकर्षण। उसी आकर्षण की वजह से क्या मिल रहा है ये मायावती वाला फोर्स जो दिख रहा है mv²/r किसकी वजह से सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं इसलिए। और पहले भी कहा ये अपने आप नहीं आता ये कोई दूसरा देता है दे रहा है। सही है ना। दोनों को इक्वेट करते हैं इक्वेट करते आपका आ जाता है। रीजन याद होना चाहिए अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड mv² डिवीजन में नीचे कितना आ जाएगा r। और सेटेलाइट आपके क्या कर जाते हैं रिवॉल्व कर जाते हैं कई बार गिर भी जाते हैं कंडीशन होती है। तो ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला याद रहेगा। फिर ध्यान रखना है कि जो आपकी ऑर्बिटल स्पीड तीनों फॉर्मूलों में कहीं पर भी सैटेलाइट का मास उपग्रह का द्रव्यमान नहीं आ रहा। ये उपग्रह घूमता है उपग्रह के मास से कोई मतलब नहीं। कई सारे क्वेश्चन हैं वहाँ पर उसमें मेंशन किया हुआ है कि सैटेलाइट का मास अगर डबल कर दें तो बताइए प्लानेट की स्पीड पर सॉरी सैटेलाइट की स्पीड पर क्या इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑलवेज क्या होती है डिपेंड नहीं करती है। केवल किस पर डिपेंड करती है? जो अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करती है। याद रहेगा ना। तो छोटा सा डेरिवेशन है याद होना चाहिए। चलते हैं अपन आगे उसको मिटाते हैं। अपन मिटा लो चलो ये अपन ने मिटाया है यहाँ से धीरे धीरे करके। अब कुछ दिनों पहले अपन ने पढ़ी थी एस्केप वेलोसिटी याद होगा डेफिनेशन। मिनिमम स्पीड किसके लिए? किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से बाहर फेंकने के लिए। चलिए तो आपको याद भी करिए एस्केप को लिखा था वीई पलायन वेग को। आया कुछ याद? नहीं आया। फॉर्मूला याद करिए उसका कितना था √2 GRE आ गया होगा शायद याद मेरे हिसाब से। इसकी वैल्यू पता ही है अपने को 11.2। अब इनको अलग अलग करो थोड़ा सा। ये √2 अपन ने अलग कर दिया और ये जो √GRE है ये अपन ने अलग कर दिया। इस GRE की जगह पे क्या लिखा जा सकता है भाई? अभी लिखा है थोड़ी देर पहले तो ये अपने पास √2 है ही सही। यहाँ पर GRE की जगह पर क्या लिखें? अभी लिखा है थोड़ी देर पहले। इस √GRE की वैल्यू होती है 7.91 जिसको अपन बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड कक्षीय वेग नियर बाई अर्थ सरफेस। तो इसकी जगह पर ये कितना आ गया v0। ये रिलेशन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। रेशो इनके बीच में एस्केप विद रेस्पेक्ट टू ऑर्बिटल यानी पलायन का कक्षीय वेग के सापेक्ष में अनुपात √2 बहुत सारे से दे रखे हैं याद हो जाना चाहिए। फिर इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है VE इक्वल टू √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 v0। इसको यूँ भी मेंशन कर सकते हैं चाहे तो अपन 1 प्लस में 0.41 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर v0 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो VE इक्वल टू ये v0 प्लस में ये 0.41 v0 इसके ऊपर भी कई सारे
क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। कैसे भी पूछे जा चुके हैं कि एक आपके पास में सैटेलाइट है, तो नियर बाई अर्थ सरफेस क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी स्पीड में कितना परसेंटेज इंक्रीज किया जाए कि वो एस्केप कर जाए। तो दिख रहा होगा, अगर कोई सैटेलाइट नियर बाई अर्थ सरफेस घूम रहा है तो उसके पास v0 तो होती है। अगर उसकी स्पीड में 0.41 या इसको यूँ भी कह सकते हैं 41% का इंक्रीमेंट किया जाए, 41%, तो वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। तो दिख गया होगा यहाँ पर 41% दिख रहा है ना, 41% का इंक्रीमेंट करना। खुद भी देखो, नियर बाई जो घूमते हैं उनके पास कितनी स्पीड होती है, 7.91, एस्केप के लिए कितनी चाहिए होती है, 11.2। तो डिफरेंस देख लो, तुम्हारे जेब में 8 रुपये तो है ही थे, एस्केप होना है कितनी चाहिए, 11.2, तो डिफरेंस, तो वो जो रेशो आता है वो कितना आता है, 41% का आता है। 41% अगर आप स्पीड क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो इंक्रीज करते ही आपका जो सेटेलाइट है वो एस्केप कर जाएगा। सही है, याद होना चाहिए, कई जगह पे क्वेश्चन में दे रहे हैं। इसी को वो कई जगह पे जब आपको स्पीड पता है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी पूछेगा। वो बात एक ही है, जब आपको स्पीड पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है 1/2 mv²। फिर ओपन बातें अभी थोड़ी देर में करेंगे जब एनर्जी पे पहुँचेंगे। तो स्पीड में देगा, कई जगह बोलेगा कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई जाए, तो कर सकते हैं अभी। चलो, ये था ऑर्बिटल स्पीड वाली कहानी। इसके लिए किसी भी सैटेलाइट के लिए तो आपको ये रिमेंबर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नहीं है करिए, मरो जियो, कुछ भी करो करो। चलो, अब सेकंड नंबर जो आता है इसके बाद में आगे, सेकंड नंबर अपने पास में आता है। फर्स्ट नंबर आपने क्या निकाला, ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय वेग निकाला, बड़े आसान से निकाल लिया दोनों को इक्वेट करके। अब अपने पास सेकंड नंबर आता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, आवर्तकाल किसका, उपग्रह का। तो आपने देखा होगा कि किसी भी उपग्रह या दुनिया में किसी का भी आवर्तकाल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। और आवर्तकाल क्या होता है, ओहो वही, आप किसी के चारों जब घूमते हो तो घूमते समय आपने एक चक्कर उसके चारों कितने समय में लगाया, वो एक चक्कर लगाने में जो समय होता है वही आपका क्या होता है, आवर्तकाल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, सही है ना। और दिन भर तुम तो खूब चक्कर लगाते हो, फ्री हो भी तो बहुत सारे एग्जाम तो है नहीं, तो किसी के पीछे आकर्षण बल में चक्कर ही लगाओ। अब कितने समय में लगा रहे हो, तुम्हारी इच्छा है, वो आवर्तकाल। और कितने चक्कर लगा रहे हो संख्या में, नंबर्स में, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारी आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। सही है, अभी तो एक निकालते हैं। तो आवर्तकाल क्या होगा आपके पास में, इस उपग्रह के द्वारा, जो सेटेलाइट है अपने पास में, इसको अर्थ के अराउंड एक साइकिल पूरा करने में कितना समय लगता है, एक साइकिल मतलब पूरा यहाँ से चल के वापस घूमते हुए यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपका क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड। सही है, पहले ही बताया था डेफिनेशन फॉर्मूले में, बहुत पहले की बात है, फोर्स के अंदर, शायद भूल गए याद नहीं है, चलो निकालते हैं। तो टाइम निकालना है, ठीक, तो क्या आएगा, डिस्टेंस ऊपर, तो ये हो जाएगा 2πr, और नीचे अपने पास क्या हो जाएगी, ये स्पीड, याद है, भूल गए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 2πr, क्यों आएगी, पूरा एक घूमने में कितनी डिस्टेंस आती है, इसकी सर्कमफ्रेंस, परिधि, गिनती में परिधि, कितनी स्पीड से घूम रहा है ये, v0 से, तो नीचे क्या लिख दिया है यहाँ पर, v0 पर नहीं लिख दिया। अब ये फॉर्मूला तो खत्म हो गया, बड़ा आसान है, लेकिन अभी और लंबा खींचना है इसको, तो ये मजा आता है लंबा खींचने किसी चीज़ को। चलो, अब इसमें v0 का जो मान है, जो वैल्यू है, वो रखिए। तो अगर आपको याद हो v0 की वैल्यू अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले निकाली है आपने, क्या निकाली थी, फॉर्मूला ऊपर लिखा 3 अलग अलग फॉर्मूले थे। तो पहले सिंपल फॉर्मूला रख के देखते हैं, ऊपर वाला GME अपॉन RE प्लस H, या स्मॉल r का फॉर्मूला था यहाँ पर, तो ये हो गया 2πr, नीचे ये अंडर रूट GME अपॉन ये r, मतलब r था ही नहीं, RE प्लस H तो था इसके पहले डेरिवेशन में है। सही है, इस r को कहाँ लेके जाइए, ऊपर, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 2π, और अंडर रूट में कितना हो गया अपने पास GME, और ये r की पावर में 3/2। ओहो, मर गए,
ये आर है, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होती है, ऊपर आर है, और जब समझ जाओ आर की पावर 3/2, मैंने पहले भी कहा था इसके माने हैं। जब भी आप टाइम पीरियड निकालोगे ऑलवेज पावर 3/2 ही आएगी। याद आया कुछ कि नहीं आया? शायद आ गया होगा थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। चलो, तो ये आर की पावर कितनी आ गई? 3/2। समझ में आया कुछ? चलिए, तो आपको दिख गया होगा यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट में GME, सही है। ये सब एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो टी आपका जो है आर की पावर कितना हो गया? 3/2। ये बहुत काम में आएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कंपैरिजन वाले। कंपैरिजन करके अगर इसको रेशियो में लिखा जाए तो ये क्या बनेगा आपके पास? T1/T2 इक्वल टू ये R1/R2 की पावर, ये हो जाएगा 3/2। यानी एक सेटेलाइट उपग्रह का टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा, कंपैरिजन करके किसी दूसरे का आपसे निकलवाया जाएगा। फिर काम की बात यह है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट का। किसके ऊपर कौन सा मास आ रहा है? जिसके अराउंड वो घूम रहा है उसके ऊपर दिख रहा है ना, अर्थ के मास पर, खुद के मास पर। भाई जो घड़ी चल रही है समय, वो अर्थ के रेस्पेक्ट में चल रही है, तुम्हारी वजह से नहीं चल रही। तो सैटेलाइट का खुद का मास पर डिपेंडेंसी नहीं आएगी, याद रखना है। सिंपल यहाँ लिख दो टी, ये m की पावर 0 मतलब डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर? सैटेलाइट के मास के ऊपर। तो कई क्वेश्चन में लिखा होगा सैटेलाइट का मास डबल कर दे तो बताइए टाइम पीरियड, नो चेंज। लेकिन हाँ, जिसके अराउंड वो घूम रहा है उसको मास डबल करेंगे तो चेंज हो जाएगा। सही है। बहुत सारे क्वेश्चन थे इस फॉर्मूले पे सिंपल कंपेरिजन वाले। अभी जो फॉर्मूला दिख रहा होगा अपने पास में यहाँ पर T=2 पाई, इसी के ऊपर थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करते हैं। चलिए, यहाँ तक तो ये खत्म हो गया, सिंपल सा डेरिवेशन है। इसी को अपन आगे चला रहे हैं थोड़ा सा। कैसे? T=, ये है अपने पास 2 पाई अंडर रूट में GME और ये R की पावर 3/2। सही है, सही है। चलो, अब GME में बार बार कहता हूँ GME के अंदर फॉर्मूले नहीं दिए जाते जनरली, तो निकालेंगे। तो मैंने कहा है पहले भी, जस्ट थोड़ी सी देर पहले की बात है, थोड़ी देर की। चलो, बातें, कई बातें होती है और बातें कुछ अनकही भी हो जाती है। चलिए, GME की जगह पे आप लिख सकते हो GRE का स्क्वायर। ये शब्द कहाँ से आ गया? इसके पहले लिखा है ना कहीं पे स्पीड में, लिखा है कि नहीं लिखा? चेंज करने के लिए कई जगह और भी लिखा है। तो इस GME की जगह रिप्लेस कर देंगे अपन कितना? तो ये हो गया 2 पाई। सही है। इसकी जगह मेंशन करेंगे अपन ये GRE² और ये R की पावर 3/2, जो सा का जैसा ही है। सही है। ये RE² बाहर आ जाएगा, अंडर रूट है ना, तो R की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो T=, ये हो गया 2 पाई, यहाँ पे हो गया RE। हाँ चलो, दिख तो रहा है। तो ये हो गया अपने पास RE। अंडर रूट में यहाँ पे कितना बचेगा भाई? ये बचेगा G। सही है, G। और इस R की जगह अपन जानते ही हैं RE प्लस कितना हो गया? ये 3/2। सब RE+H कहाँ से आ गया? ओ दिख रहा है। स्मॉल r की वैल्यू होती है RE+H, RE+H। अब इसमें से इस RE को कॉमन लीजिए, तो क्या क्या लें हम? जो जो ले सकते हो सब ले लो, लेकिन तुम्हारी इच्छा तो कुछ और लेने की होती है, वो तुमको मिलता नहीं। तो ये हो गया RE, और अंडर रूट में ये G तो है ही सही दिख रहा है यहाँ पर। इसमें से जब RE कॉमन लेंगे तो RE की पावर 3/2 ही कॉमन आएगी यहाँ पर। तो ये RE की पावर 3/2 हो जाएगा, और ये 1+H/RE की पावर में ये 3/2 वहाँ रहेगा ही रहेगा। अरे साहब, मर गए हम तो। चलिए, ये RE है, ये RE की पावर 3/2 है। इस RE को अपन लेके जाएंगे ऊपर, समझाता हूँ थोड़ा सा। ये हो जाएगा -1, और ये 3/2। जब बेस सेम होता है तो ये 3/2 -1।
तो कितना बचेगा 3/2 माइनस 1 के अंदर में गए। चलो हाफ बचेगा ऊपर, तो t की वैल्यू यहाँ बचेगी ये 2 पाई, कहाँ बचेगा ऊपर, कौन ये r ऊपर चला गया तो ऊपर बचेगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, ये RE/G, यही बात है कि नहीं है, और अंदर ये 1 प्लस में ये H/RE की पावर कितना हो गया 3/2। फिर जितने भी सेटेलाइट्स होते हैं उसमें से सब अलग अलग हाइट पर, तो H इज वेरी लेस देन RE, ये अप्रोक्सीमेट 0। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस कंडीशन में जो नियर बाई है, उनकी वैल्यू आएगी t = 2 पाई R/G, और इन सबकी जब वैल्यू अपन प्लेस करते हैं तो ये आता है अप्रोक्सीमेट 84.6 मिनट, लगभग सवा घंटे के आसपास, लगभग बोल रहा हूँ, कंफर्म नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी है, जो अर्थ के नियर बाई क्या करते हैं, घूमते हैं, उनके लिए ये क्या हो गया टाइम पीरियड का सिंपल सा डेरिवेशन। यहीं पर खत्म हो जाता है ये। फिर कहाँ तक चलेंगे अपन, यहाँ तक। तो चलो आज यहाँ तक करते हैं, फिर बाकी अपन करेंगे बाद में। तो इसको पूरा एक बार बनाइएगा अपने घर पे मज़े से, धीरे धीरे करके, सही है। चलिए आज के लिए बहुत